नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 एलिमेंट्स में अब तक हम इसके काफ़ी सारे कंपाउंड्स या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर चुके हैं। लास्ट हमने किए हैं इसके ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो एसिडिक नेचर है वो हम अब देख लेते हैं एक बार फिर से कि कैसे वेरी करती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं दोज आर बेसिक, वाइल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव गिना जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो रेडिली इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी बिल्कुल वैसे ही उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिक्रीज के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उसके कारण मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगी। और जब भी कभी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस केस में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिक्रीज के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स जो है वो डिक्रीज होती जाएगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर हम डिफरेंट ऑक्साइड्स लें इस नाइट्रोजन फैमिली वाले ग्रुप में तो डिफरेंट ऑक्साइड्स का जो फॉर्मूलाज होंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि नाइट्रोजन का ट्राईऑक्साइड है N2O3, इसमें जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर इसके बाद P2O3, फिर आर्सेनिक आता है तो AS2O3, फिर एंटीमनी SbO3 और बिस्मथ Bi2O3। इन सभी केसेस में जो सेंट्रल एलिमेंट है या ग्रुप 15 एलिमेंट है वो डिफरेंट है। वो हम जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वो ये एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है बिल्कुल वैसे ही एसिडिक नेचर में भी डिक्रीज आती जाएगी। तो एसिडिक नेचर की जो ऑर्डर है वो इस तरह से होगा। और अगर हम नॉन मेटल एक ही रखें और उसके डिफरेंट ऑक्साइड्स लें तो यहां पर फिर इसके जो वी कैन से कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम है वो वेरी करेगी, वही मैटर करेगी। जैसे कि यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी बोला था +1 है, नाइट्रिक ऑक्साइड में +2 है, N2O3 में +3 और NO2 या N2O4 इसमें +4 है, जबकि N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज होती जाएगी बिल्कुल वैसे ही इनकी एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपैरिजन करना हो तो तब हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक नेचर होती है उसके ऑक्साइड की या उसके हाइड्रोक्साइड की। और जब हम जो नॉन मेटल को सेम रखें तब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन करते हैं कि जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो उतनी ही स्ट्रांग होता है जो एसिडिक कैरेक्टर है उस कंपाउंड का या उसके ऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बाद हम कुछ और कंपाउंड स्टडी करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो आप लिख सकते हो हेडिंग कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एलिमेंट के काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो फेयरली इंपॉर्टेंट गिने जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं, डे टू डे लाइफ में भी उनका यूज़ होता है। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। और इन कंपाउंड्स में हमने सिर्फ कुछ कंपाउंड्स ही स्टडी करने हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम फॉस्फीन की। फॉस्फीन जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हो हम PH3 को बोलते हैं।
तो सबसे पहले फॉस्फीन जो है इसकी प्रिपरेशन कैसे होनी है आप लिख सकते हो। फॉस्फीन इज ए पॉइजनस गैस and is formed by dropping water over सोडियम और कैल्शियम फॉस्फाइड। सोडियम फॉस्फाइड होता है Na3P और कैल्शियम फॉस्फाइड होता है Ca3P2। इनके हाइड्रोलोसिस से हमें फॉस्फीन ऑब्टेन होगी। 3 मोल्स ऑफ सोडियम है तो यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ NaOH प्लस PH3। तो कितना वाटर यहाँ पर यूज़ हुआ आप देख सकते हो, 3 OH ग्रुप्स और 3 हाइड्रोजन है फॉस्फीन में। इसका मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज़ होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो इससे भी 3 कैल्शियम है कैल्शियम फॉस्फाइड में, तो यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 फॉस्फोरस के एटम्स हैं तो वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन। तो 6 हाइड्रोजन और 6 OH ग्रुप्स यूज़ हुए, यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज़ होंगे। तो जो फॉस्फीन है उसको लेबोरेटरी में हम इस तरह से बड़े सिंपल वे में प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। और लेबोरेटरी में ही अगर फॉस्फीन को प्रोड्यूस करना हो तो एक और इससे भी बढ़िया मेथड है, आप लिख सकते हो। इन लेबोरेटरी फॉस्फीन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड by heating white phosphorus with strong solution of caustic soda। caustic soda हम NaOH के solution को बोलते हैं। strong solution of caustic soda in an inert atmosphere of carbon dioxide और coal gas। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज़ करेंगे जो कोई भी गैस प्रोड्यूस हो उसके साथ इंटरेक्ट ना करे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो PH3 के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करती है। और ये आपको पता है कि वाइट फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको हम ट्रीट करेंगे विद एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अल्कली जैसे कि NaOH है। तो इस कंपाउंड के जो रेड हमारे पास वाइट फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस के जो हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पर एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, इससे बनेगा एक तो फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। साथ में हमें यहाँ पर मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्लस PH3। तो इस तरीके से जो रिएक्शन है ये चलेगी। इस कंपाउंड को कहा जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और उसके साथ फॉस्फीन जो है वो तो बनी गई है। अब फॉस्फीन के साथ साथ कुछ फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड भी फॉर्म हो जाता है, तो उसकी फॉर्मेशन जो है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन से पहले लिख सकते हो, अलोंग विद फॉस्फीन a little phosphorus dihydride is also formed। a little phosphorus dihydride is also formed which is highly inflammable जिसको फटाफट आग लग जाती है। तो जब फॉस्फोरस को, जो हमारे पास वाइट फॉस्फोरस है, इसके स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ हम ट्रीट करें इसको, तो इससे फिर से वही यहाँ पर जो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट था ये बनेगा और इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड है वो भी फॉर्म हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर P2H4 ये बनेगी। P2H4 को ही हम फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड बोलते हैं, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि हाईली इनफ्लेमेबल गैस है ये। तो आप लिख सकते हो इसके बाद, as soon as the bubbles of the gas come in contact with air, they catch fire spontaneously
दे कैच फायर स्पॉन्टेनियसली फॉर्मिंग स्मोक रिंग्स कॉल्ड वोर्टेक्स रिंग्स। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में विलन जो थे होते थे अक्सर सिगरेट पीते टाइम धुएं के छल्ले छोड़ा करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही स्मोक की रिंग्स बनेंगी जिनको हम वोर्टेक्स रिंग्स बोलते हैं। तो वोर्टेक्स रिंग्स जो बनती हैं ये एक्चुअली P2H4 की कंबस्टन से बनती हैं। तो आप लिख सकते हो एक लाइन और, एक्चुअली P2H4 burns to form these rings। एक्चुअली P2H4 burns to form these rings। 4 moles of HPO3 यहाँ पर बनते हैं और 2 moles of water। तो यहाँ पर जो ये HPO3 बना है इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है इसकी जब आयोनाइजेशन करते हैं या H पॉजिटिव आयन लूज करके PO3 नेगेटिव यानी कि मेटाफॉस्फेट आयन बनाता है ये। तो मेटाफॉस्फेट आयन जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लिख भी सकते हो द मेटाफॉस्फेट आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट, मतलब इंडिविजुअल सेपरेट यूनिट, ये अकेला नहीं होता है। डज नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट फुल स्टॉप, इट रादर एग्जिस्ट इन polymerized form like polymerized form like a linear polymer or as a cyclic trimetaphosphate ion or as a cyclic trimetaphosphate ion। तो किस तरीके से ये लीनियर पॉलीमर बनेगा ये मैं आपको अभी बनाकर बता रहा हूँ। हर एक फॉस्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच करोगे आप, एक के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। ऑल्टरनेट वे में पहले नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। इसमें आप देख सकते हो कि कोई PO3 नाम का डिस्क्रीट यूनिट नहीं है, पर अगर आप देखो एक फॉस्फोरस के साथ कितने ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं? एक ऊपर और एक नीचे, 2 तो फुली अटैच्ड हैं। और ये जो लेफ्ट और राइट पोजीशंस पर पड़े हैं 2 ऑक्सीजन, ये 2 फॉस्फोरस एटम्स के कॉमन हैं। और अगर 2 के लिए एक है ऑक्सीजन तो एक फॉस्फोरस के हिस्से में कितना आएगा? हाफ आएगा। तो हाफ ऑक्सीजन इधर से, हाफ इधर से, टोटल 1, और वो 1 + 1 ये 2 पहले थे, तो टोटल 3 हो गए। तो इसी कारण ही इसका जो फॉर्मूला है वो PO3 नेगेटिव लिख दिया जाता है, जबकि कोई इंडिविजुअल ऐसा यूनिट नहीं होता है। और जो साइक्लिक ट्राईमेटाफॉस्फेट आयन की बात हमने की है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये भी आप अभी देख सकते हो। तो इस केस में हम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इनकी एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। ऐसे, और हर एक फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन जो है ये आएगी। लाइक दिस। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि एक फॉस्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन तो फुली अटैच्ड हैं और 2 ऑक्सीजन हैं जो 2-2 फॉस्फोरस के कॉमन हैं। तो एक फॉस्फोरस के हिस्से हाफ आएगा, हाफ इधर से और हाफ इधर से, टोटल 1,
और 2 एंड 3, टोटल 3 ऑक्सीजन जो है नेट वे में फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड हैं और एक नेगेटिव चार्ज ही आएगा इसके ऊपर। तो इसीलिए PO3 नेगेटिव जो है ये या तो लीनियर पॉलीमर की फॉर्म में रहेगा या इस तरीके से साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन की फॉर्म में रहेगा, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी बात की है मेटाफॉस्फोरिक एसिड की, ये किस तरीके से एक्ट करता है। एक तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि ये सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन देता है, और दूसरी बात जो मेटाफॉस्फेट आयन बनता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ये या तो लीनियर पॉलीमर की फॉर्म में होता है या फिर साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन की फॉर्म में होता है। और जो साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन है इसमें आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन ऊपर अटैच्ड हैं, इसमें एक के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पाई बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर n पाई कंजुगेशन है। तो ये चीज़ आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में कि जहाँ कहीं भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हो जाएं यानी कि n पाई कंजुगेशन हो जाए, वहाँ पर रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होनी ही है। तो यहाँ पर n पाई कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस होगी, इस कारण जो डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों बॉन्ड्स में बराबर होगा। तो ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड भी पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे दोनों, इधर ये दोनों भी और ये दोनों भी। तो मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीजन जो बॉन्ड्स हैं 6 बॉन्ड्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और जो ये वाले 6 बॉन्ड्स हैं ये तो प्योरली सिंगल बॉन्ड्स हैं या सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इनमें कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो जो साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन है इसमें 2 तरह के फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, एक तो हैं प्योरली सिंगल या लॉन्गर और एक हैं पार्शियल डबल बॉन्ड्स जिनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होगी या थोड़े छोटे होंगे। तो इस तरीके से साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन जो है इसकी बात हम ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद जो फॉस्फीन हमने अभी बनाई थी उसके यूजेस की बात करेंगे कि जो फॉस्फीन है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। बहुत यूज़फुल कंपाउंड है ये और बड़े पुराने टाइम से इसके यूजेस जो हैं वो चलते आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो फॉस्फीन इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स इन वारफेयर, टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स इन वारफेयर। और ये चीज़ हमने अभी देखी थी कि फॉस्फीन की प्रोडक्शन के लिए हम या तो सोडियम फॉस्फाइड के ऊपर पानी गिराते थे या कैल्शियम फॉस्फाइड के ऊपर पानी गिराया जाता था। तो जो इमीडिएटली बनती है फॉस्फीन वो एयर में उसकी फटाफट कंबस्टन होकर जो हमारे पास स्मोक रिंग्स यहाँ जैसे अभी बनाई थी हमने स्मोक रिंग्स, तो बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ पर बनेंगे हमारे पास स्मोक स्क्रीन बनेगी। तो स्मोक स्क्रीन्स बनाने के काम भी आएगी फॉस्फीन या कैल्शियम फॉस्फाइड और जो सोडियम फॉस्फाइड हैं वो। और इसके अलावा जो फॉस्फीन है इसका यूज़ आता था इन होम्स सिग्नल्स। यहाँ पर होम में एल जो है ये साइलेंट है, होलमेज सिग्नल्स नहीं बोलते हैं हम इसको कहते हैं होम्स सिग्नल्स। तो होम सिग्नल जो हैं ये पोजीशन ऑफ द रॉक फाइंड करने के काम आया करते थे। आजकल तो सोनार्स वगैरह और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, पर इससे पहले थोड़े पुराने टाइम में जो ये फॉस्फीन है इसका भी यूज़ होता था फॉर डिटेक्शन ऑफ रॉक्स इन दी ओशियंस और इन दी सी। जैसे कि समुद्र में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, हमारी जो हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, अबाउट 8848 मीटर्स ऊंची है। तो इससे भी कहीं ऊंची माउंटेन्स या रॉक्स जो हैं वो समुंदर के अंदर होती हैं, और अगर सी लेवल से या पानी के लेवल से जस्ट थोड़ा सा नीचे हुआ कोई ऐसा ही रॉक या कोई ऐसी ही चट्टान, तो शिप जो होता है चलता है तो शिप बेटा पानी के जितना ऊपर होता है
और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन उसका पानी के नीचे भी होता है, और अगर वो पोर्शन जो रॉक है या स्टोन है उसके साथ टकरा गया, कोलाइड कर गया, तो फिर उसमें होल्स वगैरह हो जाएंगे, तो शिप जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसे डैमेज से बचने के लिए क्या किया जाता था, ये होम्स सिग्नल्स यूज़ किए जाते थे। ये अब कैसे प्रिपेयर होते हैं आप लिख सकते हो, होम्स सिग्नल्स, a mixture of calcium carbide and calcium phosphide is taken in a container और जैसे तोप का गोला छोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही जिस कंटेनर में इनको डाला है उसका गोला छोड़ा जाता था। जब हम किसी अननोन सी में जाते थे तो जैसे ही कोई सामने चट्टान आ जाए या कोई स्टोन आ जाए, कोई रॉक आ जाए, तो उसके साथ कोलाइड करके जो गोला हमने दागा उसमें छोटा सा होल हो जाता है और उस होल से पानी अंदर एंटर कर जाता है। तो आप लिख सकते हो, अ होल इज मेड इन इट when the container strikes a rock or a stone full stop, as soon as water enters through the hole both acetylene and phosphine are produced। क्योंकि गोले में हमने मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड डाला था, तो दोनों के हाइड्रोलिसिस से हमें एसिटिलीन और फॉस्फीन जो है ये ऑब्टेन होती हैं। एसिटिलीन भी एक गैस होती है और फॉस्फीन के बारे में तो आप जानते ही हो कि ये भी एक गैस होती है, एक पॉइजनस गैस होती है। +2 मोल्स ऑफ PH3। फॉस्फीन हाईली कंबस्टिबल गैस है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है इसकी कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है और ये फिर लाइट अप कर देती है एसिटिलीन को भी। और एसिटिलीन जब बर्न करती है तो एक जैसे कि एकदम से ग्लो सा छोड़ती है, जिसके कारण हमें सिग्नल ऑब्टेन हो जाता है। तो आप लिख सकते हो, फॉस्फीन कैचेज फायर इन एयर, फॉस्फीन कैचेज फायर इन एयर and lights up acetylene and lights up acetylene, full stop। This acts as a signal for the approaching ship, this acts as a signal for the approaching ship। और जैसे ही जिस डायरेक्शन में हमें ऐसा सिग्नल दिखाई दे, जो शिप है उसको उस डायरेक्शन से रोटेट कर लिया जाता था या मूव कर दिया जाता था कि उधर को ना जाए, क्योंकि अगर उधर जाएगा शिप तो फिर नुकसान होना क्वाइट पॉसिबल है। तो इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, वो हम करेंगे। आप लिख सकते हो हेडिंग, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आपने दो ऑक्साइड पढ़े थे, दोनों ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस से हमें ऑक्सो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि एक P4O6 था और दूसरा P4O10 था। जब इनको वाटर में डिप किया जाता है तो इससे P4O6 में आप जानते हो कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो इससे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड बनेगा और इसमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लाइक दिस, ओ सॉरी 6 वाटर। और P4O10 में जब वाटर डाल दिया जाता है तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमें फॉस्फोरिक एसिड ऑब्टेन होता है H3PO4। तो यहां पर भी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ही यूज होंगे।
तो इस तरीके से ऊपर वाला जो है फॉस्फोरस एसिड है जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और नीचे +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं लाइक दिस। तो ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इसमें मैं आपको फॉस्फोरिक एसिड से जो आगे और भी कंपाउंड्स बनेंगे उनकी डिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉस्फोरस एसिड जो हैं ये बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। तो जो हम पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड या इसके आगे और डेरिवेटिव्स, तो बेटा हम कई बार यूज़ करते हैं वर्ड पायरो एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, कई बार मेटाफॉस्फोरिक एसिड, कई बार हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो जो ये 3 प्रीफिक्सेस हैं ये कब कब यूज़ किए जाते हैं या किस केस में पायरो यूज़ होगा, किस केस में मेटा यूज़ होगा और किस केस में हाइपो यूज़ होगा, इसके लिए आप लिख सकते हो। मैं आपको 3 पॉइंट्स लिखवा देता हूं, लिख लो। नंबर 1, pyro is used for the acid obtained by loss of a water molecule from an acid molecule. From 2 acid molecules. Pyro is used, pyro PYRO होता है, pyro is used for the acid obtained by loss of a water molecule from 2 acid molecules. जब आप 2 एसिड मॉलिक्यूल्स को ऐड करके इसमें से एक वाटर जो है उसका रिमूवल किया जाए, अगर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव कर दिया जाए तो फिर ये फॉस्फोरस जो है इसका बॉन्ड भी फॉर्म हो जाएगा विद दिस ऑक्सीजन। यानी कि अब जो हमें आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर एसिड मिलेगा वो ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा। तो इसको कहा जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये था पहला पॉइंट कि पायरो हम कब यूज करते हैं, जब एक एसिड मॉलिक्यूल ऑब्टेन किया जाता है बाय लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 एसिड मॉलिक्यूल्स। और कई बार हम यूज करते हैं हाइपो प्रीफिक्स भी, तो आप नंबर 2 लिख सकते हो हाइपो, HYPO। हाइपो इज यूज्ड फॉर द एसिड हैविंग लेसर ऑक्सीजन कंटेंट। Hypo is used for the acid having lesser oxygen content। जैसे कि पायरो है तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज ए टेट्राबेसिक एसिड। यहाँ पर चारों हाइड्रोजन जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, तो इस कारण चारों हाइड्रोजन ही लूज किए जा सकते हैं एज H पॉजिटिव आयन, तो इसीलिए ये टेट्राबेसिक एसिड है। और जो मैंने आपको अभी बताया हाइपो एसिड, हम उस एसिड के लिए यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है। जैसे कि यहाँ पर से अगर इस ऑक्सीजन को जो मिडिल में है दोनों फॉस्फोरस एटम्स के उसको रिमूव कर दिया जाए तो फिर इसको कहा जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और लास्ट जो है नंबर 3 आप लिख सकते हो मेटा इज यूज्ड Meta is used for the acid obtained by loss of a water molecule from a single acid molecule। By the loss of a water molecule from the single acid molecule। जैसे कि हमने अभी मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात की थी, वही एसिड अब यहाँ पर कैसे बनेगा। फॉस्फोरिक एसिड है ये वाला, तो इसमें से अगर एक ही मॉलिक्यूल में से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करवाना हो, जैसे यहाँ पर से H2O निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड होती है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड।
मेटाफॉस्फोरिक एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयन के लॉस के बाद जो मेटाफॉस्फेट आयन बनता है उसकी डिस्क्रिप्शन हम थोड़ी कर चुके हैं कि जैसे मेटाफॉस्फेट आयन जो था उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, वो एग्जिस्ट करता था इधर इन दी साइक्लिक लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म और एज ए साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। तो इस तरीके से जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है इसकी मैंने बता दिया आपको कि ये मोनोबेसिक एसिड है, बेसिसिटी इसकी 1 है, और जो मेटाफॉस्फेट आयन फॉर्म होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो ये एक लीनियर पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करेगा या फिर साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो मैंने डिफरेंट अभी आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बताए, इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है जिसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, ये बहुत यूजफुल एसिड है। इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन में, उसकी तैयारी में जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है इसको यूज़ किया जाता है। तो फिर इसके बाद जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप था दैट इज़ नाइट्रोजन, उसके एनामलस बिहेवियर की बात आएगी कि नाइट्रोजन जो है ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ उतना इफेक्टिवली रिजेंबल नहीं करता है जितना इफेक्टिवली ये साथ वाले ग्रुप के जो सेकंड मेंबर है, जैसे कि इसके बाद ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक था, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। ये तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सल्फर से थोड़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, उतनी नहीं जितनी कि अपने ग्रुप में रिजेंबल करती हैं, उससे कहीं ज़्यादा नाइट्रोजन जो है ये सल्फर से रिजेंबल करता है। और इसका रीज़न भी बिल्कुल सिंपल है, आप पहले पढ़ चुके हो। जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसका रीज़न क्या होता है, सिमिलरिटी इन एटॉमिक रेडियस, सिमिलरिटी इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एट्सेट्रा। ये इसके छोटे मोटे जो रीजंस हैं वो होते हैं। तो अब इसके साथ जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी हमने पूरी डिटेल में स्टडी कर ली है। तो इसके बाद जो है ये हम अब ग्रुप 16 शुरू करेंगे। पी ब्लॉक में अगला ग्रुप आएगा ग्रुप 16। तो अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इनको जनरली जाना जाता है चेल्कोजेंस के नाम से। जैसे कि आपने देखा था ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हमने निकोजेंस बोला था, इनको बोला जाता है चेल्कोजेंस। ये भी दो पार्ट्स से जुड़कर बना है, एक पार्ट है चेल्कोस, दूसरा पार्ट है जेन। चेल्कोस का मतलब होता है और, जेन का मतलब तो आपको बताया हुआ है फॉर्मिंग और कॉजिंग। तो बेटा जी मोर देन 80% ऑफ दी ओर्स आर इधर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। तो जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, तो इस ग्रुप के ही दो पहले मेंबर्स हैं ऑक्सीजन और सल्फर जो मैक्सिमम ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको कि मोर देन 80% ऑफ दी ओर्स आर इधर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। तो ऑक्सीजन या सल्फर जो हैं ये प्रिडोमिनेंटली ओर्स की फॉर्मेशन में यूज होते हैं, इसीलिए ही इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को हम ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स यानी कि चेल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। तो जो डिफरेंट चेल्कोजेंस हैं हमारे पास, इनकी हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के मेंबर्स की होती है NS2NP4। तो इसका मतलब है कि 2+4 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में तो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं ऑक्टेट के कंप्लीट होने से। तो इस कारण जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं या चेल्कोजेंस हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी हाई रहेगी।
तो ये थी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। फिर इसके बाद हम इनकी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, एलिमेंटल और फिजिकल स्टेट। एलिमेंटल और फिजिकल स्टेट, तो जो भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। सबसे पहली बात तो जो एलिमेंटल स्टेट है, ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि बाकी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं सारे के सारे ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक दिस। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि पहली बात, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, दो ऑक्सीजन एटम्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इनमें बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने के कारण जो 2p ऑर्बिटल्स हैं दे ओवरलैप साइड वाइज क्वाइट इफेक्टिवली। ये इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि सल्फर या दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस बड़ा होने के कारण इनमें बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि दो एटम्स में गैप काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कोई इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं रहता है। तो इस कारण ही दो सल्फर एटम्स में या दो सिलीनियम एटम्स में कोई पी पाई ओवरलैप से डबल बॉन्ड वगैरह नहीं बन सकता है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, तो अपनी जो इनकी डाई वैलेंसी है उसको ये सेटिस्फाई करने के लिए दे एग्जिस्ट इन ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिनकी पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है। कैसी शेप होती है इनकी, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाकर आपको ये चीज़ बताऊंगा। और जो ये मैंने यहाँ पर सल्फर बनाया है, थोड़ा नीचे बन गया, यहाँ पर है सल्फर, फिर एक सल्फर इधर, और नेक्स्ट सल्फर यहाँ पर, फिर एक सल्फर इधर, और नेक्स्ट सल्फर जो है वो यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी पकड़ रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। तो जैसे सल्फर की शेप है बिल्कुल वैसे ही सिलीनियम और वैसे ही टेल्यूरियम की होगी। तो ये सभी ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तभी ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंटल स्टेट है इसकी कि ये गैशियस होती है रूम टेम्परेचर पर, जबकि सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम वगैरह जो बाकी के मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो ये थी इनकी एलिमेंटल स्टेट। फिर एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एटॉमिक रेडियाई। ये आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होते हैं, और टॉप टू बॉटम मूव करने पर इनमें इंक्रीज जो है वो देखी जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली जो निकोजेंस थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली जो चेल्कोजेंस हैं इनके एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण एटॉमिक रेडियाई थोड़े शॉर्ट होंगे और टॉप टू बॉटम इनमें रेगुलर इंक्रीज होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होती है, पर जब इससे पहले हमने निकोजेंस किए थे तो नाइट्रोजन फैमिली जो थी उसमें नाइट्रोजन जो एलिमेंट था उसकी हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन थी, बाकी मेंबर्स की भी होती है। तो नाइट्रोजन की स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बेहद मुश्किल होता था। तो इस कारण ही नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इवन हायर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी हायर हो जाती है। तो तभी जो हमारे पास पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा थी। तो हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ हैं चेल्कोजेंस की, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी निकोजेन से कम होगी, पर जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही कंपैरिजन करें, एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये नाइट्रोजन के लिए होती है
1402 किलो जूल पर मोल, और ऑक्सीजन के लिए होती है 1314 किलो जूल पर मोल। और इसी तरीके से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो जैसे कि मैंने बात की वो ऑक्सीजन फैमिली के लिए थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए होती है 2856 किलो जूल पर मोल, जबकि जो ऑक्सीजन है इसकी तो 3000 से भी क्रॉस हो जाती है। इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 3888 किलो जूल पर मोल। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन इस NH2NP4 कन्फिगुरेशन से हम रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के साथ दे एक्वायर स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन। तो हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन होने के कारण ही यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। तो तभी नाइट्रोजन फैमिली के कंपैरेटिवली इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद अगली आएगी बारी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये लेफ्ट टू राइट रेगुलरली इंक्रीज करती है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं या चैल्कोजेंस हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये हायर होगी एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग निकोजेंस, और टॉप टू बॉटम इसमें रेगुलर डिक्रीज होनी है। और फिर इसमें एलोट्रोपी की बात भी आती है। ऑक्सीजन जो है इसके भी एलोट्रोप्स नोन है, जैसे कि आप जानते हो ऑक्सीजन और ओजोन, O2 और O3 ये हैं हमारे पास दो एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है ये जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास किया जाता है ऑक्सीजन को तो तब वहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है। ओजोन की बड़ी तीखी सी एक स्मेल होती है, ये आप सभी लोगों ने सूंघी भी होगी, पता है, पर ये नहीं पता होता है कि ये ओजोन की स्मेल है। जैसे कि कहीं दो वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं, अगर उन दोनों वायर्स में थोड़ा सा स्पार्क हो जाए, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो या दो तारें जलनी शुरू हो जाएं, तो उससे जो स्मेल आती है वो होती है एक्चुअली ओजोन की। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कांटेक्ट की प्रेजेंस में आती है ऑक्सीजन तो ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब एल्युमिनियम की तो कोई स्मेल नहीं होती है, और जब उसकी कंबस्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसकी भी कोई स्मेल नहीं होती है। तो फिर किस चीज़ की स्मेल प्रोड्यूस होती है? जब दो एल्युमिनियम की वायर्स की ही हम जब क्या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़कर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती हैं, तो तब स्मेल कहाँ से आ जाती है? तब स्मेल आती है ओजोन की, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एयर में तो है हमारे पास 20% के करीब अवेलेबल है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास होने के साथ ओजोन में कन्वर्जन हो जाती है, तो इस कारण ही जो ओजोन है उसकी स्मेल होती है काफ़ी तीखी। तो जो हमें अपीयर होती है, हमें जो है वो स्मेल हम कर सकते हैं। ऑक्सीजन जैसे कि आप जानते हो ये अर्थ का जो वी कैन से कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो एलिमेंट है वो अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन ही होता है। अबाउट 46.6% बाय वेट ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में, और एटमॉस्फेयर में भी अबाउट 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन ही होती है। और जो बाकी सल्फ़र है, सल्फ़र की तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स काफ़ी हैं, लाइक रोम्बिक सल्फ़र है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र है, प्लास्टिक सल्फ़र है, अमॉर्फस सल्फ़र भी होती हैं। तो इसकी डिटेल उतनी ज़्यादा हम स्टडी नहीं करेंगे। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो भी जो एलोट्रोपी है ये शो करते हैं, पर कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किए थे, यहाँ पर हम वो बात नहीं करेंगे। और फिर कैटिनेशन की बात आएगी। कैटिनेशन में जो सल्फ़र है वो मैक्सिमम कैटिनेशन शो करती है, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा कैटिनेशन शो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स में बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इफेक्टिव पी पाई ओवरलैप पॉसिबल होने के साथ ही ये डबल बॉन्ड बना लेती है विद दी अदर ऑक्सीजन एटम। तो इस कारण इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तो फिर इसका और ऑक्सीजन के साथ आगे अटैच हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ओजोन होती है O3। तो इस तरीके से ये तीन एटम्स जो हैं
ये एक साथ कंबाइन होकर बना लेते हैं ओजोन का मॉलिक्यूल। तो ओजोन में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी जो है वो 3 हुई, पर सल्फर जो है ये तो हम जानते हैं कि पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है S8 मॉलिक्यूल की, और वैसे भी कंपाउंड्स में भी काफ़ी सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो कैटिनेशन है वो मैक्सिमम शो करती है सल्फर। ऑक्सीजन कैटिनेशन क्यों शो नहीं करती? क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर लेती है। और फिर इसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करेंगे अगर हम, तो ये बात तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण साइडवाइज ओवरलैप होकर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं ये फॉर्म हो जाते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीजन। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ ही हमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जबकि सल्फर या बाकी एलिमेंट जो हैं इस ग्रुप के उनका एटॉमिक रेडियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने के कारण ही जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो इस कारण इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो ये पाई बॉन्ड्स वगैरह नहीं बनाते हैं दूसरे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के साथ, अगर इनको पाई बॉन्ड बनाना हो तो फिर ये डी पाई पी पाई ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि आपने फास्फोरस के ऑक्साइड में P4O10 की शेप में पढ़ा था, वहाँ पर हमने बात की थी पी पाई डी पाई ओवरलैप की। तो सल्फर भी ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ पी पाई डी पाई ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेती है, अदरवाइज ये इसके जो हैं डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स नहीं बनाती है ये। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। और उसमें सबसे पहली बात आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि आप जानते हो जो ये नॉन मेटल्स हैं तो प्रेडोमिनेंटली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। इनकी हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी देखी थी, NS2Np4 थी, यानी कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन कम थे ऑक्टेट की कंप्लीशन से। तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। तो इसी कारण ही इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी हाई होती है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 नेगेटिव आयन, ऑक्साइड आयन, इसी तरह से सल्फाइड आयन वगैरह बना लेते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि पर ऑक्साइड में इसकी -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं जब 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि आपने S ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा था कि पोटेशियम एंड अदर मेटल्स दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स व्हेन बर्न्ट इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो एक के ऊपर तो फिर -12 हुआ। तो एवरेज निकालते टाइम जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सुपर ऑक्साइड आयन है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -12। और इन कंपाउंड्स के अलावा जो ऑक्सीजन है वो प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करती है जब ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सिर्फ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ जब ये अटैच्ड होती है तब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर जाती है। जैसे कि एक कंपाउंड है F2O, इसमें दोनों सिंगल बॉन्ड्स के कारण ऑक्सीजन की +1 और +1 यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और एक कंपाउंड होता है O2F2, इसमें दोनों ऑक्सीजन एटम्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है। तो ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं जैसे कि सल्फर है इसके नीचे, तो सल्फर जनरली तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेती है, पर इसके साथ साथ ये +2 या +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर जाती है इन डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे कि अगर मैं सल्फर की बात करूं तो H2S में -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, और S8 तो आप जानते ही हो एलिमेंटल स्टेट है तब 0 है, और फिर
जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं डिफरेंट, उनमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये पॉजिटिव होती हैं और डिफरेंट आती हैं। जैसे कि आपको पता है SF2 भी है, सल्फर डाइफ्लोराइड जो है इसमें +2 है, फिर SO2 या SF4 इनमें +4 है। ऐसे ही SF6 होता है एक कंपाउंड, उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आती है। इनकी शेप्स की भी हम बात करेंगे, पर वो हम इकट्ठी कर लेंगे। जो सल्फर के हमारे पास हेलाइड्स हैं उनकी शेप्स, और जो आगे आप नोबल गैसेस पढ़ोगे उसमें भी कुछ कंपाउंड्स की शेप्स की बात आएगी। तो इनकी शेप्स हम हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी जो आप केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करते हो उनकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड जो हैं उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। हालांकि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहे ना भी हो तब भी। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करनी है तो सबसे ऊपर है ऑक्सीजन, इससे H2S, फिर H2S, फिर H2SE और H2TE। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए उसके हाइड्राइड्स की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें नोन नहीं है। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर तो आप लिख सकते हो नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्राइड्स। और ये भी आप VSEPR थ्योरी में पढ़ते हो कि जो वाटर है इट हैज़ ए बेंट और एंगुलर शेप, जिसमें कि सेंट्रल ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये भी हम स्टडी करते हैं VSEPR थ्योरी में कि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होती है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन उससे कम, और दो बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन सबसे कम होती है। तो ऊपर से जो दोनों लोन पेयर्स हैं ये थोड़े से फैल जाएंगे और नीचे बॉन्ड पेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी कारण ही जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री की बजाय वाटर के केस में बॉन्ड एंगल जो है ये होता है 104.5 डिग्री। जैसे कि अमोनिया में 107 डिग्री था तो एक लोन पेयर के कारण 2.5 डिग्री कम होता है, दो लोन पेयर्स के कारण फिर 5 डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि 104.5 डिग्री रहेगा। अब अगर हम H2S की बात करें तो इस केस में सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर्स वाले ऑर्बिटल हैं इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो इस कारण पास पास आने की बजाय ये रिपल्शन ज़्यादा एक दूसरे को करेंगे। जो दो लोन पेयर्स हैं एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, तो इसके कारण ये काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि नीचे जो बॉन्ड एंगल होगा ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। H2S में बॉन्ड एंगल बचता है 92 डिग्री ओनली, और H2SE में बॉन्ड एंगल 91 डिग्री, और H2TE में तो एग्जैक्टली 90 डिग्री ही हो जाता है, क्योंकि लोन पे रिपल्शन जो है ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो तभी जो भी ये हाइड्राइड्स हैं चैल्कोजेंस के, इनकी सभी की बेंट और एंगुलर शेप होती है। वाटर के केस में बॉन्ड एंगल आता है 104.5 डिग्री का, H2S के केस में जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको 92 डिग्री, H2SE के केस में 91 डिग्री, और H2TE के केस में तो सीधा 90 डिग्री ही बॉन्ड एंगल जो है वो हो जाता है। फिर इसके बाद जो सेकेंड इसकी हाइड्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो बॉइलिंग पॉइंट हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली में भी देखा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स थे वो मैंने एक ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन किए थे, उस तरीके से अगर किए जाएं तो ये प्रॉपरली याद रह सकते हैं। तो आप यहाँ पर बात कर सकते हो जो बॉइलिंग पॉइंट्स की। बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें on the vertical axis if we consider boiling points, or on the horizontal axis अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन आती है सबसे पहले। जो इनके हाइड्राइड्स हैं वाटर का मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा है, इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होंगी। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट।
फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए H2S का, फिर उससे ज़्यादा H2SE और उससे भी ज़्यादा H2TE का। इस तरह से वेरिएशन आनी चाहिए। पर आपको पता है कि वाटर में हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन, तो देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के कारण ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने की बजाय सबसे हाई हो जाता है। हाईएस्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का इस ग्रुप के हाइड्राइड्स के केस में। तभी वाटर एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं वो गैशियस होते हैं। तो अगर हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा है वाटर का, उसके बाद H2TE, उसके बाद H2SE और सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट H2S का। तो ये जो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज किया इन डिफरेंट हाइड्राइड्स को, तो उसमें जो H2S का लोएस्ट कैसे हुआ, ये हम अगर ग्राफ बनाकर समझें तब प्रॉपरली लर्न रह सकता है। तो ये थी बात इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की। फिर इसके बाद हम करते हैं, और फिजिकल स्टेट में सिर्फ वाटर लिक्विड होता है जबकि बाकी सारे गैशियस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फिर एसिडिक नेचर इनकी हम करेंगे कंपेयर। जो हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टी आती है दैट इज एसिडिक नेचर। ये सभी जो हाइड्राइड्स हैं इनमें से हाइड्रोजन लूज हो सकती है एज H पॉजिटिव आयन, और जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन के H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो एसिडिक नेचर या H पॉजिटिव आयन कौन सा जो कंपाउंड है वो सबसे जल्दी देगा, ये देखा जाता है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो हमें पता है कि वाटर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर से भी, सिलीनियम से भी और टेल्यूरियम से भी। तो यही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव आयन सबसे इजी होगा। पर यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम है। H2S में बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा या बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रह जाता है, और H2SC में तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इस कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज या H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करने से जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होती जाती है, और यही जो KB वैल्यू KA वैल्यूज़ हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जो उसकी हेल्प से हम ये बात क्लियरली शो भी कर सकते हैं। रीज़न इसका है जो बेसिस है इस ऑर्डर का दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। तो इसी कारण ही जो एसिडिक नेचर है वो इनकी इंक्रीज होती जाएगी एज वी विल मूव डाउन द ग्रुप। तो इसके बाद हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। एसिडिक नेचर के बाद, एसिडिक नेचर में तो हमने देखा कि हाइड्रोजन को लूज करना है एज H पॉजिटिव आयन, और रिड्यूसिंग नेचर में भी दूसरों को हाइड्रोजन ही सप्लाई करनी है। तो ये टेंडेंसी इनकी कैसी रहेगी, इसका बेसिस भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या थर्मल स्टेबिलिटी ही रहेगा कि टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, टेंडेंसी टू सप्लाई हाइड्रोजन इंक्रीज होगी। तो उसमें भी आप यही ऑर्डर लिख सकते हो दोबारा। तो हेडिंग लिखकर रिड्यूसिंग नेचर, उसमें भी यही ऑर्डर आप दोबारा से लिख लो। फिर इसके बाद हाइड्राइड्स के बाद हम फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स की बात करते हैं। जो हमारे पास ऑक्सीजन है या सल्फ़र है उनके डिफरेंट हेलाइड्स बनते हैं। जो फ्लोरीन के साथ हैं कंपाउंड्स, वो फ्लोरीन के बाद और भी क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ डिफरेंट हेलोजन्स के साथ इनके कंपाउंड्स बनते हैं, और उनमें पर्टिकुलरली वी कैन से कि SF4 की शेप जो है वो क्या होती है, उसकी शेप भी जाननी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट होती है ये। तो ये हम
करेंगे आगे नोबल गैसेस में एक साथ ही, जब हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तब हम ये इकट्ठी स्टडी कर लेंगे। फिर इसके बाद इनके ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स की बात आएगी। ऑक्साइड्स में जैसे सल्फ़र है तो ये SO2 भी बना लेती है, SO3 भी, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही रहनी है, तो उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, SO2 या SO3 वगैरह। और जो सिलीनियम वगैरह हैं या और भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, उनके भी डिफरेंट ऑक्साइड्स जो हैं ये बन जाते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन या इनकी शेप्स जो हैं ये बिल्कुल सिंपल स्टडी है, आप ये खुद भी देख सकते हो अपनी बुक्स में, तो उसमें समझाने वाली बात उतनी नहीं आती है। और जो लास्ट टॉपिक है इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जैसे कि हमने नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्सेस पायरो, मेटा और हाइपो कब कब यूज़ करते हैं हम। तो बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन रहेगी सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स में भी। अब सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं उनके हाइड्रोलिसिस से हमें जो ऑक्सो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं, एक होता है H2SO3 जिसको सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जाना जाता है, और एक होता है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के ही डिफरेंट अदर एसिड जो हैं वो बना लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी शेप होती है लाइक दिस, ये है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी वी कैन से कि सही तरीके से इसकी ज्योमेट्री जो है वो ड्रॉ करूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें इस तरीके से अपीयर होगा, लाइक दिस। तो डाई बेसिक एसिड है ये, दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं टू ऑक्सीजन, तो दोनों को ही लूज किया जा सकेगा एज H पॉजिटिव आयन, तो तभी ये डाई बेसिक एसिड है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। फिर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होगा जब दो एसिड मॉलिक्यूल मिलकर एक वाटर लूज करेंगे। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब दो एसिड मॉलिक्यूल मिलकर एक वाटर लूज करें तो जो एसिड हमें ऑब्टेन होता है उसको हम पायरो एसिड के नाम से जानते हैं। यहां से एक वाटर निकलेगा तो इस सल्फर का भी बॉन्ड बन जाएगा विद द ऑक्सीजन, ये। तो यहां पर हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन होगा जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो H2S2O7 आता है। इसको कॉमनली हम ओलियम के नाम से जानते हैं, या जो टेक्निकल नेम है इसका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये है। और कॉमनली इसको ओलियम कहा जाता है। फिर इसके बाद ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी एक होता है कि यहाँ पर बीच में अगर हम पर ऑक्साइड लिंकेज जो है ये बना दें लाइक दिस, तो इट विल बी पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक डाई बेसिक एसिड ही होगा। और फिर जो पायरो एसिड तो हमने कर लिया, फिर इसके बाद करने होते हैं जो वी कैन से कि हाइपो और मेटा एसिड्स, तो वो भी चलो रहेंगे। पर अगर हम दोनों सल्फर एटम्स को डायरेक्टली ज्वाइन करवा दें तो H2SO6 ये वाला एसिड बना, इसको कहा जाता है डाईथायोनिक एसिड। डाईथायोनिक एसिड। और जो H2SO4 था, जैसे कि इसकी हमने अभी शेप बनाई थी लाइक दिस वाज सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दी जाए तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H2S2O3। तो इसका क्या नाम होता है, इसको बड़ी वी कैन से कि हम कॉमनली जानते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से।
और जो इसका सोडियम सॉल्ट होता है Na2S2O3, इसको कहा जाता है हाइपो। इसके एक्वा सॉल्यूशन को हम हाइपो बोलते हैं, जो फोटोग्राफी में जो भी अनरिएक्टेड AgBr होता है उसके रिमूवल के काम आता है ये। तो जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O3, उससे जो सोडियम थायोसल्फेट बना उसका यूज़ मैंने आपको अभी बता दिया कि ये कहाँ पर यूज़ होगा। और फिर जो एक और एसिड बनता है स्पेशल थोड़ा, सल्फ्यूरिक एसिड की ही ये डिफरेंट फॉर्म है एक, यहाँ पर पाराऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने किया था, तो ये पाराऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड आ गया। इसको कॉमनली कहा जाता है कारोज एसिड और पाराऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर अगर बनी हो तो +6 ही आएगी, पर अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान के कैलकुलेट करो तब यहाँ पर +8 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जबकि एक्चुअल में +6 ही होती है। तो इसके बाद जो हैं हमारे पास डिफरेंट इसके कंपाउंड्स बचते सल्फ़र के, उनमें सल्फ़र की एक्सट्रैक्शन सबसे पहले तो ये फ्राश प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो अंडरग्राउंड है अर्थ, उसमें से। फ्राश प्रोसेस आप लोग 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, बिल्कुल वही है कि हम 3 कंसेंट्रिक पाइप्स डिप करते हैं और जो हमारे पास मिडल वाली पाइप होती है उसमें से हॉट कंप्रेस्ड एयर बड़े हाई प्रेशर पर अंदर डालते हैं, और बाहर से जो बाहर वाली पाइप है उसमें से सुपर हीटेड वाटर डालते हैं। तो जो मिडल में पाइप होती है उसमें से मोल्टन सल्फर जो है सल्फर की फोम की फॉर्म में ये बाहर आ जाती है। तो बाकी इसके जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं या जो और कंपाउंड्स हैं ऑक्सो एसिड्स वगैरह, उनकी बात हम उतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कलरलेस सिरपी लिक्विड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट या वी कैन से कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी बात जो चैल्कोजेंस हैं या ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं उनकी। तो इसके साथ जो वी कैन से कि एक मेजर पोर्शन पी ब्लॉक का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद बचा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि हैलोजेंस और नोबल गैसेस। तो उसमें उतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात या डिटेल में डिस्कशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी कम ही होती है।